नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजवीर सिंह और आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है अब की बार, महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी। ये जो नया टॉपिक राजस्थान पुलिस में होने वाले एग्जाम में अब की बार ऐड किया गया है, इस टॉपिक से संबंधित कुल 10 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान पुलिस की एग्जाम में। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है बेटा देखना, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा, यानी कि 1/2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 5 नंबर का आपका ये जो टॉपिक ऐड किया है अब की बार, महिला और बाल अपराध तथा उनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है और नियमों की जानकारी। यहां से आपके 10 प्रश्न आएंगे जो कितने अंक के होंगे? 5 नंबर के या 5 अंक के होंगे। तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम क्वालिफाई करने में या आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में जो अहम भूमिका अब की बार जो निभाएगा वो टॉपिक होगा आपका, यहीं से वो आपका भूमिका निभाएगा। क्योंकि नया टॉपिक है, किसी को भी इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। 97% बच्चों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जो बच्चा इस टॉपिक को, बेटा सुनना ध्यान से, जो बच्चा इस टॉपिक को अगर सही तरीके से हैंडल कर लेता है, सही तरीके से पढ़ लेता है, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार टॉपिक ऐड हुआ है तो क्वेश्चंस काफी हैं, विभाग के पास क्वेश्चंस काफी हैं, तो ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से आपको दे देंगे। ठीक है, नियम और अपराध की प्रकृति तथा जो प्रावधान है उनसे संबंधित यहां पर क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो जो स्टूडेंट इस टॉपिक को क्लियर कर लेगा ना, उसकी राजस्थान पुलिस भी जो है क्लियर हो जाएगी, आसानी से निकाल देगा राजस्थान पुलिस को वो। 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसको कम नहीं आंकना है, कम कतई नहीं आंकना है। और जहां तक मैं जानता हूं अभी तक इस टॉपिक को किसी भी कोचिंग क्लास में ऑफलाइन नहीं पढ़ाया गया है। शायद ऑनलाइन भी अभी तक 1-2 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, वहीं पर इसको पढ़ाया गया है। बाकी किसी ने भी ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं, महिला एवं बाल अपराध, यह आपको दिलाएगा 5 नंबर। 5 नंबर अब आपकी मुट्ठी में होंगे, आप आसानी से राजस्थान पुलिस जो है क्वालिफाई कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण हम यहां पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके संबंधित हम बात करेंगे। कुछ ही क्लासों में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। वादा करता हूं आपसे, अभी नोटिस कर लो, अभी आप कहीं पे लिख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो राजस्थान पुलिस में आने वाला है अब की बार आपके सामने महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी। नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल नया है, लेकिन ध्यान से अगर पढ़ते रहेंगे तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 5 नंबर का है ये टॉपिक, कहीं पर अभी तक पढ़ाया नहीं गया, किसी गाइड को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइड पढ़ के आप कंफ्यूज होंगे। राजस्थान पुलिस की साइट पर भी इससे संबंधित कुछ मैटर डाला है, विभाग ने इससे संबंधित कुछ मैटर या कुछ अध्ययन सामग्री अपनी साइट के ऊपर डाली हुई है। उस अध्ययन सामग्री को मद्देनजर रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो सामग्री डाली है उस अध्ययन सामग्री को मद्देनजर रखते हुए अगर हम पढ़ाई करते हैं तो श्योर है कि हमारा क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ये 5 नंबर अब आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आप ध्यान से क्लास अटेंड करते हैं, प्रत्येक क्लास आप अटेंड करते हैं। आज हम इससे संबंधित सामान्य जानकारी की बातें करेंगे, सामान्य हम जानकारी लेंगे। तो इस क्लास को आप ढंग से देखें, सही तरीके से अगर आप इस क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं, साथ में नोट डाउन करते हैं, तो आने वाली क्लासेस जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। इसको अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा इस क्लास को आपने, तो आने वाली क्लासेस आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो अपराध होते हैं, उन अपराधों की कई तरह की प्रकृति होती है।
कई तरह के अपराध होते हैं। हम अगर महिलाओं की बात करें तो जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक कई सारे अपराध होते हैं। जन्म से पूर्व का मतलब जैसे भ्रूण हत्या, ठीक है, पता लग गया कि कन्या जन्म लेने वाली है, कोई अगर लड़की जन्म लेने वाली है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो वो भी क्या है, महिलाओं के प्रति एक तरह का अपराध ही है, घिनौना अपराध है। ठीक है, देखो जो महिलाओं के प्रति जो अपराध होती है उस अपराध का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ब्यूरो है जिसका नाम है एनसीआरबी। क्या नाम है? एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग, इसी को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। बात समझ में आ रही है? यहां तक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एनसीआरबी की, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। तो भारत में जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों का जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड कौन संग्रहण करता है? वो करता है एनसीआरबी। कौन संग्रहण करता है? उन अपराधों की गणना कौन करेगा, उनके ऊपर विचार कौन करेगा, उनके आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है एनसीआरबी। ठीक है, जो प्रतिवर्ष के हिसाब से अब होने वाले आपराधिक घटनाओं के आंकड़े जारी करता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका एनसीआरबी। ठीक है, अब देखना इसी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, इसी के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष जो महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं या आपराधिक महिलाओं के साथ में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रति वर्ष दर्ज होने वाले मामलों की संख्या या आंकड़े हैं 3 लाख। कितने आंकड़े हैं? 3 लाख आंकड़े हैं। आंकड़े किसके अनुसार? एनसीआरबी के अनुसार प्रति वर्ष 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। यानी एफआईआर जो होती है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन आपराधिक घटनाओं के जो मामले दर्ज होते हैं वो पूरे भारतवर्ष में एक वर्ष में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो जाते हैं। तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने, ये आंकड़े, ये जो संख्या है ना, कोई कम संख्या नहीं है। 3 लाख से ज्यादा अगर मामले दर्ज हो रहे हैं तो सोचिए कितनी ज्यादा, कितनी अधिक जो है आपराधिक घटनाएं यहां पर हो रही हैं अपने देश में। इनको सुधारने की जरूरत है और इसीलिए शायद ये टॉपिक जोड़ा गया है ताकि जागरूक हो जाएं। जब कानूनी प्रावधानों का और इनसे संबंधित होने वाली सजा का मालूम होगा तो ये घटनाओं में भी कमी आएगी। ठीक है, तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर प्रतिवर्ष होने वाली अपराधों के संबंध में जो मामले दर्ज होते हैं उनकी संख्या है लगभग कितनी? 3 लाख से ज्यादा जो है मामले यहां पर दर्ज होते हैं। कितने होते हैं? 3 लाख से ज्यादा यहां पर मामले दर्ज होते हैं। अब इन मामलों में जो सर्वाधिक मामले होते हैं वो किससे होते हैं? छेड़छाड़ के मामले। किसके मामले होते हैं? महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, यानी कोई लड़की जा रही है, कोई महिला जा रही है, उसे अपशब्द बोलना, ठीक है, या शारीरिक बनावट से उस महिला की लज्जा भंग करना। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के मामले शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो अपहरण, महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है अनैतिक देह व्यापार के लिए, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए और जबरन शादी या विवाह करने के लिए। जो अपहरण के मामले हैं ये ज्यादातर अपहरण होते हैं जबरन विवाह के लिए और अनैतिक देह व्यापार के लिए। ठीक है, घरेलू हिंसा के लिए और कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ में जो यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बलात्कार से संबंधित मामले,
बलात्कार से संबंधित मामले, ज्यादातर जो आंकड़े हैं वो इन सभी घटनाओं के हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष होने वाले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं महिलाओं के ऊपर, वो मामले लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं एक वर्ष में। ये आंकड़े कौन जारी कर रहा है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सभी आंकड़े जो है जारी कर रहा है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखो एनसीआरबी के द्वारा जारी किए गए 2015 के आंकड़ों के अनुसार, एनसीआरबी मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई, आप समझ लेना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी 2015 के आंकड़ों के अनुसार, कौन से आंकड़े? 2015 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 34,000 से ज्यादा, लगभग 34,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो, कितने की बात कर रहा हूं मैं? लगभग 34,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं, दुष्कर्म की शिकार। कितने आंकड़े हैं? लगभग 34,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं, यानी बलात्कार की शिकार हुई हैं, बलात्कार की शिकार हुई हैं। कितनी महिलाएं? 34,000 से ज्यादा महिलाएं एनसीआरबी के द्वारा जारी 2015 के आंकड़ों के अनुसार 34,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। ये आंकड़े भाई आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। और इन्हीं एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, इन्हीं आंकड़ों के अनुसार 2015 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लगभग 70% महिलाएं, अब 70% कौन सी? जो 3 लाख जो प्रतिवर्ष आंकड़े आते हैं, 3 लाख महिलाओं के जो मामले दर्ज होते हैं, उनमें से 70% जो मामले हैं, 70% जो महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, वो मामले हैं घरेलू हिंसा के। किसके हैं? घरेलू हिंसा के। ठीक है, तो लगभग 70% महिलाएं, जो 3 लाख जो आंकड़े आ रहे हैं प्रतिवर्ष के, इनमें से 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, जिसे बोल सकते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बोल सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और इस घटना में जो आईपीसी की धारा है, वो आईपीसी की धारा यहां पर लगती है, आप सभी को पता है, 498A। क्या लगती है? 498A के तहत यहां पर मामला दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है। तो प्रतिवर्ष जो है इन एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उन मामलों में 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा का मतलब है मारपीट करना, मानसिक या शारीरिक कष्ट देना महिलाओं को, दोनों शामिल है इसमें, मानसिक कष्ट भी और शारीरिक कष्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके संबंध में लगने वाली धारा जो है वो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की सेक्शन 498A की धारा के तहत यहां पर मुकदमा दर्ज होता है, और यहां पर 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 70% जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, यानी कि डोमेस्टिक जो वायलेंस है, उस डोमेस्टिक वायलेंस की प्रतिवर्ष जो है 70% महिलाएं शिकार होती हैं। नजरें टिकाए रहना, मैं फिर कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा अगर आप बराबर इसको पढ़ते रहेंगे तो। अभी तक किसी ने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतिवर्ष 70% जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, और 2015 के आंकड़ों के अनुसार ही 34,000 से अधिक महिलाएं जो हैं वो दुष्कर्म की शिकार हुई हैं।
ठीक है। अब अगर हम बात करें एनसीआरबी के जो जारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार, एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 60,000 से अधिक महिलाएं, कितनी महिलाएं? 60,000 से अधिक महिलाएं अपहरण का शिकार हुई हैं। कितनी होती हैं प्रतिवर्ष? 60,000 से अधिक जो महिलाएं हैं 2015 के आंकड़ों के अनुसार वो अपहरण का शिकार हुई हैं। अपहरण किसका हुई है? अपहरण का शिकार हुई है। कितनी महिलाएं? 60,000 से अधिक महिलाएं। और इनमें जो सर्वाधिक अपहरण किए गए हैं, वो अपहरण किए गए हैं सर्वाधिक जो 2 कारण है, उनमें पहला है जबरन शादी। किसके लिए किया अपहरण? जबरन शादी करने के लिए अपहरण किया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है अनैतिक देह व्यापार के लिए। अनैतिक देह व्यापार के लिए यानी अपहरण कर लेते हैं और जबरन शादी की कर ली जाती है। ऐसे मामले हैं 60,000। और इन्हीं में जो है अपहरण करके जबरन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लिप्त करवाया जाता है या फिर अनैतिक देह व्यापार के काम में लिप्त करवाया जाता है। ऐसे मामले हैं 60,000 अपहरण जो है 2015 के एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़े ये सब बताते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ आप जो इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब बार बार मैं जो है एनसीआरबी की आपके सामने बात कर रहा हूं कि एनसीआरबी क्या है। ठीक है दोस्तों, एनसीआरबी क्या है? आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि एनसीआरबी है क्या चीज। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, एनसीआरबी का पूरा नाम तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसका काम क्या है? आपराधिक मामले दर्ज करना, आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रखना। आपराधिक घटनाओं या मामलों का रिकॉर्ड रखना किसका कार्य है? एनसीआरबी का कार्य है। किसका कार्य है? एनसीआरबी का कार्य है। और ये जो एनसीआरबी है, ये एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एनसीआरबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं वो, और वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वह हैं आपके आर वर्मा। कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीआरबी के आर वर्मा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एनसीआरबी का मतलब राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड विभाग या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, जो आपराधिक मामलों का जो है रिकॉर्ड दर्ज रखता है, और ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके आर वर्मा। कौन है? आर वर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में अगर हम आगे बात करें तो महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विभाग की व्यवस्था की गई। उस विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। देखिए ना, वर्ष 1985 में, तब की बात है, वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई। बाल विकास विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग का मूल कार्य क्या था? महिलाओं और बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना। शारीरिक व मानसिक विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। ठीक है, तो 1985 में भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की। ठीक है, जिसका कार्य था शारीरिक व मानसिक विकास करना बालकों का और महिलाओं का। ठीक है दोस्तों, ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों विभाग भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन फुटअप हो सकता है। ये आपके चैप्टर से संबंधित हैं।
ठीक है दोस्तों, तो बेटा ध्यान देना, 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना होती है, जिसको 30 जनवरी 2006 में इसका नाम बदलकर, ये पहले विभाग था और 30 जनवरी 2006 को ये हो जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या हो जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्रालय हो गया अब ये। तो अब क्या है? अब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, जो कि 30 जनवरी 2006 को इसका नाम क्या कर दिया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर बात की जाए इसके गठन की, तो गठन हुआ था 1985 में, स्थापना हुई थी 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों। और उद्देश्य वही था महिलाओं एवं बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। मंत्रालय हो गया 2006 में। तो यहां पर ध्यान देंगे, वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं, उनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, स्मृति जुबिन ईरानी है। और ये स्मृति जो जुबिन ईरानी है, ये अमेठी से सांसद हैं। कहां से सांसद हैं? अमेठी से सांसद हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान जो राजस्थान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कहां की बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो हैं आपकी ममता भूपेश। कौन है? ममता भूपेश। कौन है साथियों? ममता भूपेश। ध्यान देना बच्चा, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ममता भूपेश, और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जो अमेठी से सांसद हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। इस विभाग या विभाग की स्थापना होती है 1985 में, और इसका नाम परिवर्तन करके मंत्रालय के रूप में बदल दिया जाता है 30 जनवरी 2006 को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बराबर आप बने रहिए। अगर ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो आपका 10 जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो आएंगे, ये क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा मैटर आपको कराऊंगा, मैटर शॉर्ट होगा, लेकिन वही होगा जो एग्जाम में आएगा। इतना पसीना जितना मैं मार रहा हूं, बाहर रहा हूं, अगर उतना पसीना, अगर उतना साथ बराबर आप देते हो ना, तो 5 नंबर पूरे आपके हैं राजस्थान पुलिस में। क्योंकि अभी तक किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, बार बार मैं कह रहा हूं, और इतना शानदार करवा रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। इसको हल्के में मत लेना बच्चा। ये आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में बेटा, बार बार कह रहा हूं ये बात में, ठीक है। अगले हम जो बात करेंगे, महिलाओं और बच्चों के, जो महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए जो कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, वो प्रावधान कौन कौन से हैं, उनके संबंधित हम जो बात करेंगे वो देखना। पहले हम बात करते हैं कानूनी प्रावधानों की। किन की बात करते हैं? वो बात करेंगे हम महिलाओं के लिए। किन के लिए? फॉर वुमेन्स, ठीक है दोस्तों। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं या अपराधों के खिलाफ उनसे लड़ने के लिए या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, वो प्रावधान कौन कौन से बने हुए हैं, उनसे संबंधित हम बात करेंगे। पहला यहां पर आपका आता है, जो पहला जो अधिनियम बना था वो है आपका अनैतिक देह व्यापार। अनैतिक देह व्यापार निवारक अधिनियम 1956।
1956। ध्यान देना दोस्तों, अनैतिक देह व्यापार निवारक अधिनियम कौन सा है? अनैतिक देह व्यापार निवारक अधिनियम, जो बिना अपहरण करके महिलाओं का क्या करके अपहरण करके महिलाओं को देह व्यापार में लिप्त करवा दिया जाता है या जबरन इनको वेश्यावृत्ति में लिप्त करवा दिया जाता है, उनके खिलाफ या उनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे इस अधिनियम में। कौन सा है? अनैतिक देह व्यापार निवारक अधिनियम, जो 1956 में बना था। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित जो भी देह व्यापार से संबंधित जो नियम है, जो प्रावधान है, और इन अपराधों के खिलाफ जो होने वाली कार्रवाई है, वो कार्रवाई कौन सी धारा के तहत होगी, वो सारी हम किस में पढ़ेंगे? इसी में पढ़ेंगे। इस अधिनियम में वर्ष 1986 में संशोधन हो जाता है। कब होता है संशोधन? 1986 में इसमें संशोधन भी होता है। संशोधन कब होता है? 1986 में होता है। ये एक एक हम पढ़ेंगे आगे, इसमें सारी धाराएं हम पढ़ेंगे। कौन सी धारा लग रही है, आईपीसी की कौन सी धारा लग रही है, सीआरपीसी की कौन सी धारा यहाँ पर लगेगी, और कौन से अपराध के लिए, अपहरण के लिए कौन सी सजा का प्रावधान है, कितने वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान है, और कौन सी धारा यहाँ पर लगती है। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत कौन सी धारा लगेगी, और सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सी धारा यहाँ पर लगेगी, वो सारी बातें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनैतिक देह व्यापार निवारक अधिनियम 1956, इसके तहत अपहरण कर लेना, देह व्यापार में लिप्त करवा देना, वेश्यावृत्ति में लिप्त करवा देना, ये सारे जो अनैतिक धंधे हैं इनके संबंधित इसमें हम पढ़ेंगे। इसी में 1986 में संशोधन होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा बच्चा आता है आपका, दूसरा आपका जो अधिनियम आता है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कौन सा आता है बच्चा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ध्यान दीजिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, तो दहेज लेना और देना दोनों क्या है? कानूनी अपराध है। दोनों ही क्या है? गैर कानूनी है। किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी है? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। यहाँ पे आप सोचने वाली बात है, मैंने सिर्फ आपको अभी तो लाइन अधिनियम का बारे में लाइन लिखवाई है, इसमें नेम और धाराएं बाद में पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं। तो सीधा सा इजी सा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि दहेज, जो दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, तो किस अधिनियम के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत ये क्या है? दहेज लेना गैर कानूनी माना जाता है। दोनों है, दहेज लेना और दहेज देना भी क्या है? गैर कानूनी है। लेकिन बच्चा यहां पे ध्यान देना, लेने वाला जब गैर कानूनी कब होता है? ये गैर कानूनी में यहां पर शर्त होगी, देखना आप, अगर दहेज लेने वाला डिमांड रखता है, दहेज लेने वाले ने डिमांड की और देने वाले ने क्या किया? उसकी डिमांड पूरी की, डिमांड पूरी की। यानी लड़के वाले ने दहेज की मांग की और लड़की वाले ने उसकी मांग को पूरी किया, तब क्या होगा? ये गैर कानूनी होगा। अगर लड़की का पिता अपनी पुत्री को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दहेज में दे रहा है, भेंट स्वरूप, ठीक है, जैसे महिलाओं के संबंधित जो आभूषण होते हैं,
ठीक है, या और कुछ वो दे रहा है तो गैर कानूनी नहीं होगा। लेकिन अगर दूल्हे के पिता ने दहेज की डिमांड कर ली और बेचारा कोई गरीब आदमी है जो लड़की की शादी में हाईवे के ऊपर पड़ी अपनी जमीन बेच करके उसको दहेज दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत गैर कानूनी होगा। क्या होगा, ये गैर कानूनी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जो अधिनियम आता है, जो कानून आता है, वो है बाल विवाह प्रतिषेध कानून 1829। कौन सा है, इनको आपको ध्यान में रखना है भाई। बाल विवाह प्रतिषेध कानून बाल विवाह प्रतिषेध कानून, ठीक है दोस्तों, 1929। यानी बाल विवाह जो होता है उसमें लड़की और लड़के की जो उम्र तय की गई है, उम्र क्या है कि लड़का जो है वो 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए और जो लड़की है वो 18 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। इसमें लड़का कितना होगा, लड़का होगा 21 वर्ष का और लड़की कितनी होगी, लड़की होनी चाहिए 18 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर लड़की 18 से कम है और लड़का अगर 21 से कम है तो बाल विवाह प्रतिषेध कानून के तहत, यहां पे देखना इसमें संशोधन हो गया, नया कानून आ गया वर्ष 2006 में। कब आ गया, 2006 में इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है, जिसमें लड़के की उम्र कितनी है, 21 वर्ष है और लड़की की उम्र कितनी निर्धारित की गई है, 18 वर्ष लड़की की उम्र निर्धारित की गई है। अगर लड़के की उम्र 21 से कम है और लड़की की उम्र 18 से कम है तो उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से जनरली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। बाकी कानून और धाराएं और आपराधिक मामले के तहत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, यह सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो कानून आता है या जो अधिनियम आता है अपना, वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कौन सा है, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये कौन सा है, वही है ये डोमेस्टिक वायलेंस। क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। यानी घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा का मतलब है घर में अगर आपकी बेटी है या आपकी जो बहू है उसके साथ में मारपीट करना, मारपीट करना, या उसके जो खुद के जो क्या बोलते हैं हम उसके अधिकारों का जो है सीमित करना, अधिकारों को सीमित करना, अधिकारों को सीमित करना कि भाई तू मायके नहीं जाएगी, तू मेले में नहीं जाएगी, तू मार्केट में नहीं जाएगी, तू घूमने फिरने नहीं जाएगी, तू केवल घर में रहेगी। तो इसके अधिकारों को क्या किया गया, सीमित किया गया। तो यह भी कानूनी क्या है, अपराध है, मारपीट करना, ठीक है। इसमें देखो दोनों शामिल हैं, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना। अगर आप बोल बोल के किसी महिला को परेशान कर रहे हो, किसी महिला को आप ताने मार रहे हो रोज घर में, तो वो भी क्या है, मानसिक प्रताड़ना में शामिल है। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसका भी आप ध्यान में रखना, क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप किसी महिला के अधिकारों का आपको हनन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। आप मारपीट भी नहीं कर सकते, आप उसको मानसिक रूप से परेशान भी नहीं कर सकते,
मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित भी नहीं कर सकते, नहीं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। यहां पर जो धारा लगती है वो आपकी लगेगी 498A। कौन सी धारा लगेगी, 498A धारा यहां पर लगती है। तो आईपीसी की धारा 498A के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसके अंतर्गत आपको 3 से 7 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखा बच्चा, यह है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियों में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान दिया गया है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो है वो होगा कार्यस्थल पर जो महिलाएं, नौकरी पेशा वाली जो महिलाएं हैं, जो कोई अपने कार्यस्थल पर जाती हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, या अन्य किसी सरकारी जॉब में जो महिलाएं हैं, जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, या अन्य किसी विभाग से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में कार्यस्थल पर जहां पर वो कार्य करते हैं, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ठीक है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है 2013, अधिनियम या कानून 2013। ठीक है, तो जो कामकाजी जो महिलाएं हैं, कौन सी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, जो कार्यस्थल पर उनके साथ में, उन महिलाओं के साथ में अगर उनके साथ में ज्यादती होती है, हरेसमेंट किया जाता है, उनका यौन उत्पीड़न होता है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, वो चाहे उनका सहकर्मचारी हो या उनका जो है सीनियर हो या जूनियर हो, उनके साथ में कार्यस्थल पर अगर कोई ज्यादती होती है, हरेसमेंट जैसा कोई मामला होता है, तो इस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। किसका प्रावधान दिया गया है, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसी कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो परिभाषा पेश की है मामले को लेकर, वो मामला क्या था, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। ये 1997 का मामला था, और इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने इस विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले को लेकर के परिभाषित किया है। क्या किया है, परिभाषित किया है, कुछ उदाहरण पेश किए हैं विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले को लेकर के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें आने वाली जितनी भी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपके सामने कि भाई आईपीसी क्या होती है और सीआरपीसी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप थोड़ा ध्यान देना कि 2013 में एक जो आपको पता हो तो निर्भया हत्याकांड या निर्भया जो कांड हुआ था, उसके बाद निर्भया एक्ट बनाया गया। निर्भया एक्ट बनाया 2013। कब बनाया, 2013 में। निर्भया एक्ट में फांसी की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। किसकी सजा का प्रावधान दिया गया है, फांसी की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। यानी कोई अगर महिलाओं से बलात्कार संबंध जैसे कार्य करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा,
फांसी की सजा भी उसको हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आईपीसी की कि भाई आईपीसी क्या है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, दो कानूनी चीजें हैं आपके सामने, दो शब्द आपको बार बार आपके सामने आएंगे, उनका आपको पता होना चाहिए। एक है आईपीसी और दूसरी है सीआरपीसी। दो चीजें हैं जिनके तहत सजा का प्रावधान होता है, जो कानून बनाए गए हैं उनमें है, पहली है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। कौन सी है? भारतीय दंड संहिता 1860। इसको हम कह सकते हैं आईपीसी। क्या कहेंगे? आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड क्या कहते हैं? आईपीसी की धारा, बार बार आपके सामने नाम आएगा आईपीसी की धारा फला फला। ठीक है, और आपके सर्वाधिक जो काम में आने वाली यहां पर धाराएं हैं महिला उत्पीड़न से संबंधित, वो भी आपको बता देता हूं। आपके सर्वाधिक काम में आने वाली धाराएं हैं 373। इसमें ऐसे लेके डी तक आपके काम में आएंगे। 373 ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, सॉरी 376 है ना। उसके अलावा आपके सामने जो सर्वाधिक काम में आएगी वो 354 है। 354 में भी 354 से लेके 354 ई तक आपके काम में आएंगी। 354 ई तक धाराएं आपके महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके लिए है 498। कौन सी है? 498। ठीक है, जो घरेलू हिंसा से संबंधित है। ये तीनों जो है ना, ये महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो मामले हैं, इन तीनों से संबंधित सर्वाधिक मामले सामने आते हैं। तो क्वेश्चन सर्वाधिक फुटअप होने के चांसेस भी कहां से बनते हैं? 376, 354 और 498 से आपके सामने क्वेश्चन फुटअप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आईपीसी की बात कर रहे थे, भारतीय दंड संहिता इसका पूरा नाम है आईपीसी का हिंदी में। जो कब लागू हुई थी, कब निर्माण हुआ था? 1860 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण या गठन हुआ था। भारतीय दंड संहिता लागू करने वाले थे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किसने लागू किया? लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने इसे लागू किया था 1860 ईस्वी में। यह भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में एक समान रूप से लागू होती है। एक समान रूप से लागू होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय दंड संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। सेना पर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती सेना पर? क्योंकि सेना का खुद का कानून है। सेना का स्वयं का कानून है। ठीक है, तो भारतीय जो दंड संहिता है 1860, या इसी को कहते हैं आईपीसी और इसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी का गठन जो है यह लागू किया था 1860 में, लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया था। और आईपीसी जो है संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होती है, केवल भारतीय सेना को छोड़ करके। भारतीय सेना के ऊपर आईपीसी या भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं हम, आपके सामने जो आएगी वो है सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। क्या है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। देखना क्या है ये दंड प्रक्रिया संहिता, छोटा सा नाम है 1973। अधिनियम बनता है 1973 में, लेकिन लागू होता है 1976 में। नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता। क्या नाम है? दंड प्रक्रिया संहिता नाम है, जो कि लागू होता है कब?
1973 में। कब लागू होता है? ये 1973 में लागू होता है। थोड़ी लाइट चली गई है तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप बने रहिए। वैसे मैंने गेट खोल दिया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में लागू होती है और इसका जो नाम है शॉर्ट में इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहा जाता है CRPC। क्या कहा जाता है? CRPC इसको कहा जाता है। ठीक है, CRPC यानी CRPC की धारा फला फला आपको सामने ये पढ़ने को मिलेगा, या दंड प्रक्रिया संहिता भी इसको बोल सकते हैं 1973। ये CRPC की जो धारा है या जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये 1 अप्रैल 1974 में लागू होती है। 1 अप्रैल 1974 कब लागू हुई? 1974 में लागू हुई। कब? 1 अप्रैल 1974 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। ठीक है, तो दो चीजें आपको बताई, आईपीसी और सीआरपीसी। यानी आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी का मतलब होता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। आईपीसी जो है संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से लागू है, लेकिन भारतीय सेना के ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना का अपना स्वयं का एक क्या है, अलग उनका कानून है। तो ये हमने जो है सामान्य जानकारी ली है आज महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी में। 5 नंबर का टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, जो आज की क्लास से अपनी वहीं से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आज की क्लास नहीं लेते हो तो कल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो मेन मुद्दे की बातें थी वो आज आपको बताई है। कल मैं केवल ये बोलूंगा आईपीसी की धारा फला फला, सीआरपीसी की धारा फला फला, तो आप बोलोगे आईपीसी क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। कहीं सीआरपीसी बोल देते हो, कहीं आरपीसी बोल देते हो, कहीं आईपीसी, क्या चीज है ये? ठीक है ना, तो आप क्लास को रेगुलर रखिए ताकि आपको समझ में आ सके। वादा करता हूं, बार बार कह रहा हूं बेटा, आपको इसमें एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आपकी बार आसान पुलिस की जो एग्जाम है वो आप जरूर क्वालिफाई कर सकते हो अगर क्लास रेगुलर ले रहे हो तो। अभी तक कहीं भी ऑफलाइन क्लास कोई नहीं दे रहा है, ऑनलाइन भी कोई नहीं पढ़ा रहा, 1-2 को छोड़ के। ठीक है, तो 97% जो कोचिंग सेंटर हैं, संस्थान हैं, उनमें अभी तक राजस्थान पुलिस के बैचेज में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। बच्चों को ज्ञान पेल देते हैं कि वो सराएंगे, फलां सराएंगे, पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सर उनको मिलते ही नहीं पढ़ाने वाले। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहली बार सब्जेक्ट जुड़ा है ये, और बहुत दिन रात करके मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट तैयार करने के लिए। क्वेश्चंस अलग उठाने पड़ते हैं कि बच्चों के सामने कोई समस्या ना आए, और बच्चों के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो पसीना बहाते हैं यहाँ सामने बोर्ड के ऊपर आके। तो बराबर मेहनत आप करेंगे तो वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा मेरे पढ़ाई हुए से। रेगुलर बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक भी जरूर करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।